हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अगला चैप्टर, छठा चैप्टर, विद्युत परिपथ। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में हमने विद्युत धारा के बारे में, धारा घनत्व के बारे में, गतिशीलता के बारे में, बैटरी के बारे में, उसके सेल के बारे में, सेल के ईएमएफ के बारे में, सेल के टर्मिनल वोल्टता के बारे में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में और सेलों के संयोजन के बारे में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अलग अलग संयोजन के फॉर्मूलों के बारे में, अपवाह वेग के बारे में और ओमीय और अन्य ओमीय युक्तियों के बारे में बहुत विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं। अगला चैप्टर उसी सीरीज का, उसी यूनिट का है विद्युत परिपथ। और उस विद्युत परिपथ में हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, नॉर्मल जब सर्किट आता है, तो उस नॉर्मल सर्किट को तो हम नॉर्मल सवालों से हल कर सकते हैं, श्रेणी और समांतर के फॉर्मूले लगा के हल कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं जिसमें 3 बैटरी लगी हो और बहुत सारे प्रतिरोध लगे हो इस तरह से, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। और इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर के में चैप्टर का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण किरचॉफ के नियम। इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर जो है किरचॉफ के नियम पे आधारित है। इस चैप्टर का नाम वैसे किरचॉफ के नियम भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है किरचॉफ के नियम के आधार पे है। आप देख रहे हो नाम में ही खौफ है, खौफ दिख रहा है। तो सोचिए, जिसके नाम में इतना खौफ हो, जिसके नाम में ही जिसके तो सोचिए, जिसके नाम में ही इतना खौफ हो, वो टॉपिक कितना खतरनाक होगा। तो इस टॉपिक को किताब ने किरचॉफ के नियम का है, जिसके नाम में ही खौफ हो वो कितना खतरनाक होगा। निश्चित रूप से ये टॉपिक जो है, इसमें 2 मेन टॉपिक आते हैं और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा कठिन है, खतरनाक है। लेकिन जितना ये खौफनाक टॉपिक है, उतने ही खौफनाक सवाल हल करने के ये काम आता है। जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं, जब सारी कोशिशें फेल हो जाती है, तो ये किरचॉफ का नियम उसमें जरूर काम आता है। तो इस परिपथ में अपन देखें कुछ परिभाषाएं, जिसको नॉर्मली शब्दों के रूप में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि संधि, संधि क्या है। तो ये एक ब्रांच है, यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से धारा कन्वर्ट हो रही है। तो ये है जंक्शन। मान के चलो ट्रेन आ रही है और ट्रेन इस जंक्शन से इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है। या कुछ ट्रेनें सीधी जा रही है, कुछ ट्रेनें इधर आ रही है। तो ये जो बिंदु है ये हो गया संधि या जंक्शन। संधि को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? जंक्शन। इसके बाद आती है शाखा। अगर ये जो एक पूरी वायर है, जब तक कोई जंक्शन नहीं आता तब तक ये पूरी क्या होती है? एक शाखा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक शाखा है। मैं रेड कलर में आपको मार्क करके बताऊं तो ये पूरी की पूरी क्या है? एक शाखा है। तो ये शाखा हो गया। और पास या लूप क्या होता है? ये पूरा का पूरा जब इसको बंद कर दिया जाता है तो ये हो जाता है लूप। क्लियर? तो ये सर्किट को आप देख रहे हो कितना खतरनाक सर्किट है। लेकिन जब अपन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सर्किट के सवाल करना अपने लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो अपन चलते हैं किरचॉफ के नियम में। पहला नियम है, पहला जो नियम है वो है किरचॉफ के नियम में प्रथम नियम जो है संधि नियम है, जिसको किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, केसीएल। समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम, विभव नियम या केवीएल। तो 2 नियम है, केसीएल और केवीएल। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं क्या है इस नियम के बारे में। देखें तो किसी विद्युत परिपथ में, परिभाषा याद हो जानी चाहिए, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मान के चलो ये संधि है और इस पे 1 धारा, 2 धारा और 3 धारा आ रही है और इससे 2 धाराएं निकल रही है। तो इन सभी धाराओं का I1, I2, I3 और ये हो गया I4 और ये I5। तो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सभी का बीजगणितीय योग। अर्थात मैं यहाँ से इसको कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि I1 प्लस I2
प्लस I3, उदाहरण भी मैं यहीं पे दे रहा हूँ, बराबर I4 प्लस I5। तो इन सभी तीन जो संधि पे आने वाली धाराएं उनका योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, अर्थात संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात समेसन आई बराबर 0, या अपन कह सकते हैं आई आने वाली बराबर आई जाने वाली। जो आया है वो जाएगा, इस दुनिया का यही नियम है, यही कायदा है। तो आई आने वाली बराबर आई जाने वाली। तो संधि पे जो धाराएं आएगी उन सभी का बीजगणित योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस तरह का एक अपन ने एग्जाम्पल लिया, I1 I2 और I3 तीनों आ रही है और I4 I5 जा रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगी I4 और I5 के। तो आई आने वाली बराबर आई जाने वाली, इस नियम को है। ये जो नियम है धारा का है, इसलिए यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो किस सिद्धांत पे काम करता है सवाल पूछा जाए तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम जो है कार्य करता है। क्लियर? किस नियम पे काम करता है? तो आवेश संरक्षण के नियम पर या सिद्धांत पर काम करता है। अगला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किसका नियम? किरचॉफ का नियम, जिसके नाम में ही क्या है बेटा? बेहद ही खौफ है। तो इस किरचॉफ के नियम की बात करें जिसमें बेहद ही खौफ है, तो आप देखिए वोल्टेज नियम या केवीएल, ये बहुत ही खतरनाक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। किसी बंद परिपथ में परिपथ का परिणामी ईएमएफ, किसी बंद परिपथ में, कैसा परिपथ? बंद परिपथ में परिणामी जो ईएमएफ है परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभव पतनों या विभवांतरों के योग के बराबर होता है। मतलब कुल ईएमएफ बंद परिपथ में परिपथ का परिणामी ईएमएफ मतलब समेसन ई क्या होगा? समेसन आई आर। तो सभी विभव पतनों के योग के बराबर होगा। कुल ईएमएफ सभी विभव पतनों के योग के बराबर होगा। यह जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है भाई? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोनों के एक एक उदाहरण से भली भांति इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अपने को पूर्णतः समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्रथम नियम पे बात करें तो प्रथम नियम का एक उदाहरण लेते हैं। पहले तो प्रथम नियम का एक उदाहरण है कि मान के चलो ये संधि है और इस संधि पे इसी तरह का सवाल है, 4 एम्पीयर धारा आ रही है, 3 एम्पीयर धारा आ रही है, 12 एम्पीयर धारा आ रही है या 4 एम्पीयर धारा आ रही है मान के चलो, और यहाँ से 2 एम्पीयर धारा जा रही है और इधर से x एम्पीयर धारा जा रही है। तो सवाल है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे कि ये देखो संधि है, तो संधि पे आने वाली धाराओं का योग कितना है? तो अपन कहेंगे आई आने वाली, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? आई आने वाली बराबर आई जाने वाली। जो आया है वो जाएगा, तो जितनी धारा आएगी संधि पे उतनी जाएगी। आने वाली कितनी है? तो आप देखिए 4 + 3 + 4 बराबर जाने वाली कितनी है? 2 + x। तो हो गया 8 और 3 11 में से 2 गए, ये हो गया x। तो x बराबर कितना हुआ? 9 एम्पियर। कितना हुआ? 9 एम्पियर। इस तरह के आंसर आपको प्राप्त होंगे। क्लियर? तो इस तरह का सवाल ये समाप्त हुआ। अब अगर अपन आगे देखें, इसका एक तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस तरह से समझ में आया कि संधि पे आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बहुत बार आया हुआ है। तो बोर्ड के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है 1 अंक का, 1 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट है। अब चलते अगले टॉपिक पे। तो उसके लिए कुछ चिन्ह नियम अपने को याद करने पड़ेंगे। तो उस चिन्ह नियम को अपने को भली भांति याद करना पड़ेगा या अपन माने रटना पड़ेगा, कुछ भी करें। तो महत्वपूर्ण इससे जो नियम है, इसके 4 महत्वपूर्ण नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी इसका सवाल कर पाएंगे। तो इसके 4 महत्वपूर्ण नियम हैं वो अपने को याद करने पड़ेंगे भाई। तो 4 महत्वपूर्ण नियम है प्यारे बच्चों, आपको ये याद जरूर करना पड़ेगा। तो 4 महत्वपूर्ण नियम में बात करें, पहला नियम सुनिएगा, 1 2 3 एंड 4।
1 की बात करें, अगर बैटरी कुछ ऐसे है, धारा कुछ ऐसे जा रही है। दूसरा, बैटरी कुछ ऐसे है, धारा कुछ ऐसे जा रही है। करंट कुछ ऐसे है, प्रतिरोध कुछ ऐसे है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है, और परिपथ कुछ ऐसे है। ठीक है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इस चित्र को थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। करंट कुछ भले मान के चलो ऐसे है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब आप देखिए इस 4 केसेस में कैसे हवा सवाल हल होगा कि अगर इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, और ठीक है, इन 4 सवाल में अगर अपन ध्यान से देखें बच्चों, 4 नियम है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना। पहली चीज है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको दिमाग में इस चीज को स्टोर करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से देखिए, ये 4 नियम है। अलग अलग किताबों में ये 4 नियम निश्चित रूप से आपको अलग अलग रूप से बताए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये सारे सवाल हल करने हैं तो आप मेरा तरीका याद रखिएगा। तो देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, किसी किताब का किसी का भी कोई मेथड नहीं देखना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ इसको एक ही मेथड को आपको दिमाग में रखना है। मैं निश्चित रूप से ये गारंटी देता हूँ कि आपसे आईआईटी, नीट और जेई मेंस तक का सवाल निश्चित रूप से बन जाएगा। ध्यान से देखिए क्या करना है। यदि ये परिपथ है और आपको पता है कि इस लूप नियम में, जो ये नियम है इसको लूप नियम भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ लूप नियम। इस लूप नियम में, लूप में आपको चलना पड़ता है, तो इसके अनुसार आपको चिन्ह ध्यान रखना है। तो यदि आप सेल के माइनस से निकलोगे, किससे, देखो माइनस है प्लस है, तो आप प्लस से निकलोगे, किससे निकलोगे, प्लस से निकलोगे, तो आपका जो ईएमएफ है वो आप प्लस ई लोगे। यदि आप मान लो जो परिपथ में ऐसे चल रहे हो उल्टे, और आप माइनस से निकल रहे हो, तो निश्चित रूप से आप समीकरण में ई को माइनस ई लोगे। यदि आप धारा के साथ चल रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका जो ईएमएफ होगा वो माइनस का आई आर होगा। और यदि आप धारा और आपका मिलन हो रहा है, मिलन, ठीक है, तो ये जो मिलन है, ये मिलन प्लस को डिनोट करेगा और प्लस का आई आर होगा। चारों चिन्ह को ध्यान से देखिए। यदि आप बैटरी के प्लस से निकल रहे हैं सर चलते हुए, तो प्लस ई, और यदि बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं तो माइनस ई। यदि आप धारा के साथ चल रहे हैं तो माइनस का आई आर। यदि धारा आपके सामने आ रही है जब आप चल रहे हैं तो प्लस का आई आर, जब मिलन होता है तो प्लस आई आर। ये 4 आपको महत्वपूर्ण नियम आपको किसी भी हालत में ध्यान रखने हैं, ये 4 महत्वपूर्ण नियम। इसी महत्वपूर्ण नियम के आधार पे आपका अगला सवाल हल होगा। आपको बिना किसी सोचे समझे अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करना है, तो आपको ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये सवाल कर लिया तो आपने जंग जीत ली भाई। क्या है परिपथ में, एग्जाम्पल कर लो या क्वेश्चन कर लो। इस तरह का एक विद्युत परिपथ है, आप देख रहे हो। इसमें इस सेल का नाम है E1, इस सेल का नाम है R1, इस सेल का नाम है E2, और इस प्रतिरोध का नाम है R2, और इस प्रतिरोध का नाम है R3। इससे जो धारा निकल रही है उसको मैंने बोला I1, इससे जो धारा निकल रही है उसको मैंने बोला I3, और इसमें जो इन दोनों से जा रही है तो इसको मैंने बोला I3। और निश्चित रूप से I3 क्या है, I1 प्लस I2। आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कम से कम अज्ञात राशियाँ आपको यहाँ पे लेनी है। कितनी राशियाँ लेनी है अज्ञात, कम से कम। तो आपने I1 और I2 है, तो I3 को आपने क्या लिख दिया, I1 प्लस I2। अब निश्चित रूप से ये दोनों धाराएं जुड़ के इधर आ रही है। तो मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक तार में जब तक जंक्शन नहीं आता, संधि नहीं आती, तब तक धारा का मान समान रहता है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यदि यहाँ I1 है तो निश्चित रूप से यहाँ भी I1 होगी, और यहाँ भी I1 होगी, और इस पूरी ब्रांच में I1 होगी। निश्चित रूप से इधर से भी I2 होगी, और निश्चित रूप से I1 प्लस I2 होके इधर I1 प्लस I2 आएगी, और क्या होगा, इधर से I1 प्लस I2 जाएगी, और इधर I1 इधर चली जाएगी, और I2 इधर चली जाएगी। ये परिपथ आपको ध्यान रखना है भाई। क्लियर, कोई संकोच नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है, बस तसल्ली से याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि इसमें जितने लूप बनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, उतने समीकरण बनेंगे और उतने ही अज्ञात राशियां ज्ञात की जा सकती है, उतनी ही वेरिएबल्स या अज्ञात राशियां ज्ञात कर सकते हैं, उतनी ही अज्ञात राशियां ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो अपने को बात है कि अज्ञात राशियां कम से कम माननी है। तो यदि इसमें आप देख रहे हो तो दो लूप होंगे, सारे कंपोनेंट कवर होने चाहिए। तो दो लूप कैसे होंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर से चला, इधर से आया, इधर से आया और इधर से आया, और ये लूप कंप्लीट। दूसरा लूप यहाँ से आया, यहाँ तक कंप्लीट। तो लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। अब इन दोनों लूप की क्या बनानी है मुझे, समीकरण। और समीकरण किस तरीके से बनानी है, जो बच्चों अभी मैंने पहले नियम बताए थे आपको 4, उसी नियम के आधार पे आपको क्या बनानी है, इसकी समीकरण बनानी है। तो बिना किसी चिंता के इसकी समीकरण अपन अभी बना लेंगे। तो क्या बनाएंगे, लूप 1 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, केवीएल से। तो ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। मैं बैटरी के प्लस से निकला तो मैंने कहा प्लस का E1, फिर मैं इधर आया और अब मैं बैटरी के माइनस से निकला तो माइनस का E2। अब मैं ऊपर वाले के देख रहा हूँ। अब मैं जब इधर जा रहा हूँ तो धारा आ रही है सामने से आ रही है, तो हो रहा है मिलन। मिलन का मतलब प्लस, और मिलन कितना हो रहा है, I2R2 इधर से हो रहा है। अब मैं इधर चल रहा हूँ, अब मैं जब चल रहा हूँ तो धारा मेरे साथ चल रही है, तो अब आएगा माइनस I1R1 बराबर 0। ये होगी पहली समीकरण, सबकी आनी चाहिए। 2 बैटरी, 2 प्रतिरोध, 4 कंपोनेंट आके 1 2 3 4। अब आ जाओ इस पे, लूप 2 में केवीएल से, लूप 2 में समझिए समीकरण को। इसको एक बार जिसने कमांड कर ली उसको बड़ा मजा आ जाना है। देखो अब इस सेल E2 के, किसके, E2 के प्लस से निकल रहे प्यारे बच्चों, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस का E2। अभी इधर से आया और इसके ऊपर से जा रही है, तो मैं भी चल रहा हूँ, धारा भी साथ चल रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का I1 प्लस I2 जो I3 है इंटू R3। और इधर से जब मैं इधर चल रहा हूँ तो अब मैं धारा के फिर से साथ चल रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I2R2 बराबर 0। तो इस तरह से 2 लूप की 2 समीकरण हो गई। कितनी हो गई, 2 लूप की 2 समीकरण हो गई। यहाँ आपको सावधानी रखनी है, गणित का पूर्ण इस्तेमाल करना है और इन दोनों समीकरण को हल करके समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करके अज्ञात राशियां ज्ञात की जा सकती है। ध्यान से देखिएगा एक बार, इसको समझने की कोशिश करिए, खतरनाक है। अज्ञात राशियां ज्ञात की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ तक का ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें कोई भी कमी हो तो आप बताइए। तो इस तरह से अपने किरचॉफ के दोनों नियम के उदाहरण पढ़ लिए, और इस नियम का उदाहरण मैंने आपको भली भांति बता दिया, जिसमें पहले मैंने आपको किरचॉफ के धारा नियम के बारे में उसकी परिभाषा बताई, उसका सूत्र बताया और उसका एक उदाहरण बताया। और उसके बाद मैंने किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है या विभव नियम है या केवीएल है, उसकी मैंने आपको परिभाषा बताई, उसका सूत्र बताया। उसके मैंने 4 आपको नियम बताए और उसके बाद उसका एक उदाहरण या क्वेश्चन हल किया, जिसमें एक अपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लिया। उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में मैंने पहले 2 लूप माने 1 और 2। तो मुझे समझ में आ गया कि इन 2 लूप के अंदर सारे कंपोनेंट इंक्लूडेड है। तो जब सारे कंपोनेंट इंक्लूडेड है तो 2 लूप है, तो 2 समीकरण बनेगी, और जब 2 समीकरण बनेगी तो 2 अज्ञात राशियाँ ज्ञात कर सकता हूँ। तो इस पूरे 2 समीकरणों में यदि 2 अज्ञात राशियाँ कोई भी हो, मैं उनका मान भली भांति ज्ञात कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे किरचॉफ, जिसके नाम में ही खौफ है, इस खौफ के 2 नियम आपको निश्चित रूप से याद हो गए हैं। क्लियर। और ये खौफ है तो ये खौफ हटेगा सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने से। अगर आपके मन में डर है तो ये डर भी प्रैक्टिस करने से मिटेगा, और माउंटेन ड्यू पीने से आपका डर बिल्कुल नहीं मिटेगा।
ऐड देखते हो ना, डर के आगे जीत है, तो माउंटेन ड्यू पीने से कोई आपका पेपर अच्छा नहीं होता। अगर इतना ही अच्छा होता तो सारे बच्चे माउंटेन ड्यू पी के ही परीक्षा में जाते। मेरे हिसाब से यहाँ तक दूसरा उदाहरण आपका क्लियर हो गया। पेपर में सवाल जो आते हैं वो क्या आते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो पेपर में दो सवाल आते हैं कि किरचॉफ के दोनों नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो दोनों नियम को आपको लिखना है और दोनों का एक एक उदाहरण लिखना है, और उसको इस तरह से जो मैंने बताया एक एग्जाम्पल लेके उस एग्जाम्पल की पूर्णतः व्याख्या करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे आगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक? व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक के लिए, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो नाम में ही क्या है, व्हीट स्टोन का मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल। तो ये एक पत्थर का पुल बनाने का जो है इससे रिलेटेड एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका डेरिवेशन अपन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हम आगे। यहाँ तक बच्चों कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। किताब में इससे रिलेटेड जितने भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपको वो प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई सवाल नहीं होता है, मैं पहले ही कर रहा हूँ, ये टॉपिक जो इस चैप्टर का नाम किरचॉफ है तो बड़ा कठिन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 या उदाहरण नंबर 2 है, इस पे जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही बेहतर आपका टॉपिक होता जाएगा। फिजिक्स में जो भी आपका डर है वो डर जो है पूर्णतः निकल जाएगा, और आपको निश्चित रूप से मज़ा आने लग जाएगा। तो मेरी इसी चीज़ को समझते हुए इस पे आपको क्या करना है, डर के आगे जीत, बिना माउंटेन ड्यू पी के आपको डर के आगे जीत करनी है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कोई भी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से करना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आपने इसको अच्छे से समझ लिया, इस क्वेश्चन को, किरचॉफ के नियम को। अब इस किरचॉफ के नियम पे कुछ सवाल करते हैं। किताब के कुछ उदाहरण हैं वो अपन करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है, इस तरह का एक परिपथ है, सुनिएगा ध्यान से। चलो, इस तरह का एक परिपथ है, और ये जो विकर्ण है इससे इसको जोड़ दिया गया प्लस माइनस। ये किताब का ही सवाल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको मैंने बोल दिया ईएमएफ ई, और इसमें जो प्रत्येक जो तार है उसमें आर प्रतिरोध है। तो मैं सब में अगर आर प्रतिरोध बना दूं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 बुझाई होती है, 12 बन गए भाई प्रतिरोध। अब आप देखिए इस बैटरी से जब धारा निकलेगी, और ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण सिमिट्री है, मतलब ये परिपथ सममित है, और इसका मान किताब में दिया हुआ है 10 वोल्ट। प्रत्येक आर का मान, प्रत्येक आर का मान जो है परिपथ में दिया हुआ है, तो इस प्रत्येक आर का मान 1 है, 1 ओम, और विभव कितना है 10 वोल्ट। सवाल क्या पूछा है कि विकर्ण के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में क्या ज्ञात करना है, तो घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश समतुल्य
परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको इस पूरे परिपथ का आर एक तो इक्विवेलेंट ज्ञात करना है और एक धारा आई का मान ज्ञात करना है जो प्रत्येक किनारे के अनुदिश से। क्लियर? तो ये आपको एक आई का मान ज्ञात करना है, मतलब धारा। तो मैंने माना कि इधर से अगर आई धारा जा रही है, मैंने इसको फॉर एग्जांपल चेंज करने की कोशिश की। मैंने कहा यदि इधर से आई जा रही है, इधर से आई धारा जा रही है और इधर से आई धारा जा रही है, तीनों से आई धारा जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये आई धारा यहाँ जा रही है फिर से सममितता है, तो इसमें जाएगी I/2 और I/2। इसमें आई जा रही है तो इसमें कितनी जा रही है, I/2 और I/2। सिमिट्री का ध्यान रखना है। इधर जा रही है तो इधर दो रास्ते, इधर जाएगी I/2 और इधर जाएगी I/2। जब इधर से I/2 आ रही है और नीचे से I/2 आ रही है तो इधर जा रही है I, इधर जा रही है I और इधर I/2 और इधर I/2 जो कि I, और इधर से वापस कितनी निकल रही है, 3I। तो मैंने क्या माना कि इस परिपथ में माना कितनी धारा निकल रही है बैटरी से, 3I धारा निकल रही है। बैटरी से कितनी धारा निकल रही है प्यारे बच्चों, 3I। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। किताब में और बोर्ड में आया हुआ सवाल है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। बोर्ड में क्या है, ये सवाल आ चुका है, तो आप समझ रहे हो इस तरह का सवाल पुनः भी आ सकता है क्योंकि ये सवाल आ चुका है। तो आपको बताया चुका है, चुकी है, चुके हैं टेंस जो है परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं। इसी से रिलेटेड अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ये सारी कहानी देख ली। अब मुझे पता है कि इस सवाल को हल करने के लिए मुझे किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें निश्चित रूप से किरचॉफ का नियम लगाऊंगा। यहाँ से आप देखिए और मैं इस लूप को कंप्लीट करूंगा और आपको लगेगा अरे ये लूप कंप्लीट हो गया, लूप नंबर 1 ही बनेगा। मुझे इस परिपथ में जो भी चाहिए वो मैं ज्ञात कर सकता हूँ। जो भी सवाल में दिया होगा उसके अनुसार मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मैं इधर से चलूँगा तो बैटरी का कितना हुआ, +E। इधर से चला, पहला प्रतिरोध ये, मैं चल रहा हूँ और धारा मेरे साथ चल रही है तो ये हो गया -IR। अब मैं चल रहा हूँ इधर और धारा मेरे साथ चल रही है तो -I/2R। अब मैं चल रहा हूँ फिर से धारा के साथ प्रतिरोध IR और वापस मैं घूम के यहीं आ गया बराबर 0। तो मैं कह सकता हूँ E बराबर IR, आधा IR और IR, तो ये हो जाएगा 5/2IR बराबर 0। तो E बराबर 5/2IR। अब देखो E बराबर 5/2IR, तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है E का मान है 10, 5/2 I और R का मान कितना है, 1। तो I का मान कितना हो गया, ये काटा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो इस परिपथ में जो धारा आ गई I का मान वो कितना गया, 4 एम्पियर प्रत्येक में। तो कुल धारा कितनी हो गई, कुल धारा आपको पता है कितनी मानी थी अपन ने, 3I। तो 3 × 4 बराबर कितना हो गया भाई, 12 एम्पियर। कितना हो गया, 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर धारा, बच्चों मेरी बात सुनना, बच्चों मेरी बात सुनना, 12 एम्पियर धारा, 12 एम्पियर धारा इस बैटरी से निकल चुकी है जो इस परिपथ में सर्कुलेट हो रही है। इधर से 12 एम्पियर आई, 4 इधर गई, 4 इधर गई, 4 इधर गई, 2 इधर गई, 2 इधर गई, 2 नीचे से ही 2 इधर आई, 4 4 4, फिर से कितनी आई, 12 और इधर पहुंच गई 12 एम्पियर। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। तो कुल धारा जो है वो कितनी आई, 12 एम्पियर, और ब्रांच में कितनी जा रही है, 4 एम्पियर। अब ये सवाल है कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो इसी को यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। कुल प्रतिरोध की बात करें तो R बराबर कुल प्रतिरोध, कुल विभव बट्टा कुल धारा। तो कुल विभव है 10 वोल्ट और कुल धारा है 12 एम्पियर। तो आंसर कितना आएगा, 5/6 ओम। तो कुल जो प्रतिरोध है, कुल जो प्रतिरोध है वो कितना आया, 5/6 ओम। जो मान दिए हुए थे वो रखे, और इस तरह का सवाल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है भाई। तो इसी तरह के सवाल, विभिन्न सवाल अपन इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इसके साथ अगला चैप्टर, अगला टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया।
तो अगला टॉपिक है उसको अपन करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी किताब का ही एक उदाहरण है, उसको भली भांति करने की सोचेंगे और करेंगे। इस तरह का एक परिपथ है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 14 वोल्ट और 10 वोल्ट, ये 14 वोल्ट क्वेश्चन है, किताब का उदाहरण है, और ये 10 वोल्ट, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। इसके अलावा 4 और 6 और 2, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 2 ओम। अब परिपथ में क्या सीन है, आप ध्यान से देखिएगा। इधर से धारा आ रही है I1, इधर से धारा आ रही है I2, और इधर से धारा आ रही है I3। पर आपको पता है किरचॉफ से I3 जब आ रही है उससे I2 और I1 निकल रही है, तो निश्चित रूप से आपको एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी किरचॉफ KCL से, किससे, KCL से, कि I3 जो है I1 प्लस I2 है। ये समीकरण कहीं पे यूज आ सकती है। इसके अलावा बच्चों देखिए लूप बनाते हैं, यहाँ से शुरू करा लूप, ये लूप 1, और यहाँ से लूप शुरू किया लूप 2, जितने कंपोनेंट उतनी समीकरण, तो लूप 1 व लूप 2 बना दिया। ध्यान से देखिएगा, इधर समीकरण बनाने की कोशिश कर दूंगा। पहली चीज़ है बेटा एक्यूरेसी, पहले आनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी, और फिर बात करेंगे उसकी स्पीड की। तो एक्यूरेसी की बात करें तो जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ KVL से, तो +14, जब मैं इधर निकला और जब इधर आ रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ और धारा ऐसे आ रही है, तो क्या हो रहा है मिलन, और मिलन के लिए आता है प्लस, तो ये हो जाएगा 4I1, 4I1। अब मैं बैटरी के फिर से कैसे निकला, प्लस से, तो ये आ गया 10। अब जब मैं ऐसे निकल रहा हूँ, धारा सामने से आ रही है, तो फिर से हो रहा है मिलन, मिलन हो गया 6I2। इधर कितनी है इस तार में, इस पूरी तार में I2 है, तो 6I2 का मिलन हुआ। क्लियर, तो सारे जो है इक्वल्स टू 0। तो 14 समीकरण देखिए, 14 से निकला, फिर 10 प्लस हुआ, और जब निकला तब इस परिपथ में भी, परिपथ में भी क्या हुआ, मिलन हुआ, मिलन हुआ, तो 4I2 मैंने बोल दिया। इस परिपथ में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने जो ध्यान दिया उसमें थोड़ी सी गड़बड़ रह गई किताब के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले कन्वर्ट करूंगा फिर समीकरण बनाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये I1, ये भी I1, और ये है 2, और ये है I2, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस परिपथ में ये है I2 I2, और ये है I2, और ये है I1, और ये है I3। क्लियर, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस चलें, +14, 14 के साथ जब अपन ऐसे आ रहे हैं तो ये I2 हो गया 4I2, जब इधर से चला तो प्लस का 10, और जब इधर से चल रहे और मिलन हो रहा है तो 6I1, ये हो गया I1। तो सारी समीकरण प्लस में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लूप 1 में KVL से लूप 1 में, अब लूप 2 में KVL से अगर पुनः समीकरण बनाए, तो देखो इधर से निकले तो -10, जब इधर से निकले तो ये क्या हो रहा है, ऐसे आए और मिलन हो रहा है, तो प्लस का 2I3, और I3 एक्चुअल में क्या है, I1 प्लस I2 है, आपको पता है I3 क्या है, I1 प्लस I2। और फिर जब आप इधर से निकले तो फिर से क्या हो रहा है, गड़बड़ 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 गड़बड़, वापस देखो, यहाँ आएगा माइनस। वापस देखिए इसको एक बार, वापस पुनः, आप पहले एक को भूल जाइए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। इधर से निकला प्लस से, तो आपको पता है बैटरी के जिस सिरे से निकलते +14 आएगा, और एक इधर से निकल रहे तो प्लस, ये देखो ऐसे मैं तीर के निशान बना जाता हूँ सब जगह ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो +14 मिलन हो रहा है, तो +4I2, फिर जब इधर चल रहे हैं तो प्लस का 10, और जब अपन इधर चल रहे हैं तो धारा भी इधर चल रही है, तो माइनस का 6I1, यहाँ तक ठीक है, वो माइनस आएगा, ठीक है। वापस देखिए, जब मैं इधर से चल रहा हूँ, वापस देखिए एक बार, तो जब इधर से चल रहा हूँ तो -10,
जब मैं इधर से चल रहा हूँ तो मिलन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ होगा ही नहीं। जब इधर से चल रहा हूँ और जब धारा इधर से आ रही है तो हो रहा है मिलन, तो 2I3, और 2I3 की जगह मैंने क्या लिखा I1 + I2। और जब इधर से चल रहा हूँ, सुनिएगा, धारा आ रही है, मिलन हो रहा है, तो इधर आ जाएगा 6I1 = 0। देखो प्यारे बच्चों, 2 समीकरण मैंने बना दी। अगर आपको दिक्कत है तो इसको बार बार देखिएगा। हाँ, बहुत प्रैक्टिस चाहिए भाई, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए। मैंने कहा टॉपिक का नाम ही किरचॉफ के नियम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खौफ है। अपने दिमाग को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक है। तो गलती नहीं करनी है आपने। अगर भली भांति दोनों समीकरण अच्छे से बना लिए तो निश्चित रूप से इसका आंसर भी आपको बहुत ही प्यारा मिलेगा और जल्दी ही इसका आंसर आएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक्यूरेसी और स्पीड। सुनना मेरी बात, किसी भी चीज़ में आपकी 2 चीज़ें होती है, एक्यूरेसी और स्पीड। तो मैं चाहता हूँ आपसे कि स्पीड को पहले न लाके पहले एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें, समय कितने लगे, और फिर लाएं स्पीड को प्रियोरिटी देवें। सॉल्व करते हैं। 14 और 10 होगा 24, माइनस का 6I1 प्लस का 4I2 = 0। तो मैं इधर लिख दूँ 24 माइनस 6I1 प्लस 4I2 = 0। इधर से देखिए माइनस का 10, तो ले लो माइनस का 10। 2I1 और 6I1 कितना हो गया, 8I1, और ये हो जाएगा प्लस का 2I2 = 0। इसी समीकरण अगर 2 से गुणा कर दूँ तो माइनस का 20, 16I1 प्लस 4I2 = 0। इस पूरी समीकरण 2 से गुणा कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इसी वाली समीकरण को इसमें से घटा लूँ, तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा कट, -6 और -16 हो जाएगा माइनस का 22, और ये हो जाएगा 44। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 22 का I1 = 44। तो I1 कितना हो जाएगा, 44/22 = 2 एम्पियर। तो आपका जो I1 होगा, I1 का जो मान होगा वो आएगा 2 एम्पियर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, I1 का मान जो है, आपको ये वीडियो बहुत बार देखना पड़ेगा, इससे आपका डेफिनेटली कोई जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। तो I1 का जो मान है वो 2 एम्पियर आएगा। अब ये जो 2 एम्पियर आ गया I1 का मान, पुनः I1 का मान 2 एम्पियर किसी भी समीकरण में रख लो, तो मैं यही रख लेता हूँ 24 माइनस 6 इंटू I1 का मान कितना है, 2 एम्पियर, प्लस 4I2 = 0। तो ये हो जाएगा 4I2 बराबर, ये हो जाएगा 24 माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और I2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12/4 बराबर माइनस का 3 एम्पियर। I2 का मान होगा, और I3 का मान कितना होगा, तो I1 प्लस I2 दैट इज़ 1 - 3 = -2 एम्पियर। तो ये तीनों मान आएंगे 2 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3 एम्पियर। देखिए एक बार इसको पुनः, I1 का मान कितना है, 2 एम्पियर, सॉरी ये 2 करना, ये थोड़ा सा पीछे, I1 का मान 2 एम्पियर -1, तो ये -1 एम्पियर हो गया। तो 3 ऑप्शन आए, 1 2 3, तीनों ऑप्शन क्या है, 1 2 3। आप चेक करिए 1 2 3 आए, 1 और 3 आए माइनस में, और 2 एम्पियर कंप्लीटली आया। तो इस तरह के कठिन से कठिन सवाल भी प्यारे बच्चों आप किरचॉफ से कर सकते हो। नाम में क्या, इंग्लिश में इसको किरचॉफ बोलते हैं, और इंग्लिश में किरचॉफ बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं किरखॉफ। तो नाम में ही खौफ है, आपको पता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने इस किरचॉफ के नियम पे प्रैक्टिस कर ली तो निश्चित रूप से आगे का हर एक डेरिवेशन आपको अत्यंत ही आवश्यक लगेगा। इस चैप्टर का सबसे कठिन टॉपिक जो है वो यही है। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।